आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारे पास है पढ़ने के लिए परिमित लंबाई के रिजरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फिजिक्स के यूनिट नंबर 3 का ये हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और इससे रिलेटेड और भी सूत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बोलो। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है कि एक परिमित लंबाई का रिजरेखीय धारावाही चालक है। परिमित लंबाई का मतलब, परिमित मतलब फाइनाइट लेंथ। परिमित मतलब फाइनाइट लेंथ। बोलो, फाइनाइट का मतलब जिसकी लंबाई हमको पता हो, है? जिसकी लंबाई को हम देख सकते हो, जिसके सिरे हमको दिखाई पड़ते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट लेंथ वाला चालक या कंडक्टर। ठीक, और रिज रेखी मतलब, रिज रेखी मतलब सीधा तार। रिज रेखी मतलब सीधा, रिज माने सीधा। ठीक, तो एक परिमित लंबाई का हो और सीधा तार हो, उसमें धारा बह रही है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आई बात समझ में? इससे पहले हमने इसी तरीके का पढ़ा था बायो सेवर्ट का नियम। उसमें भी एक चालक तार था, लेकिन उस चालक तार में एक अल्पांश के लिए निकाला गया था आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यहाँ पर मान लिया वो सीधा तार है, सीधा तार है, लंबा भी है वो तार, है ना, और उसकी लंबाई परिमित है। उसकी लंबाई मतलब उसके इंच हमको पता है कि सिरे कहाँ पे है। ठीक, तो उसके लिए हम चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे, और जब ये इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेंगे तो हम अनंत लंबाई के चालक तार के लिए भी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं इसी सूत्र की सहायता से। आई बात समझ में? मान लिया कोई ऐसा तार जिसकी लंबाई हमको पता ही ना हो, तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना उसके साइड में किसी बिंदु P पर, तो कैसे निकालोगे? और उसके तार लंबाई हमको ही पता है, तो उसको उसको निकालने के लिए हम इसी सूत्र की इसका इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम इस सूत्र को तो समझ लें कि कैसे आया है, क्या बनेगा। बोलो, तो बहुत ही ध्यान से समझना है और पूरा फोकस अपना बोर्ड पे रखना है। हम क्या करेंगे, हम एक ए बी तार ले लेंगे। यह ए बी तार है, सीधा ए बी तार, कोई लिखेगा नहीं, केवल समझना है, बाद में लिखना। ठीक, ए बी तार है, ये ए है और ये बी है। इसके सिरे हमको पता है, ये ऊपर यहाँ ए है और यहाँ बी। ए बी तार ले लिया, बिल्कुल सीधा तार होना चाहिए। ठीक, और इसमें धारा बह रही है। इसमें कितनी धारा बह रही है? इसमें आई धारा बह रही, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ धारा बह रही है। इस दिशा में, इस दिशा में ऐसे धारा बह रही है। ठीक, और इससे कुछ दूरी पर यहाँ बिंदु हमने पी ले लिया, यहाँ पे पी ले लिया। यहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। जो ये बिंदु जो है इस तार से कितनी दूरी पर है? ए दूरी मान लो। ठीक, ये वाली जो दूरी है, ये वाली, ये दूरी तार से लंबवत जो दूरी ये है ए दूरी, ये ए मान लिया। किसी को कोई दिक्कत? बोलो। ए दूरी जो है वो ए बिंदु, ए पी बिंदु जो है वो तार से ए दूरी पर स्थित है। ठीक, यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बोलो, यहाँ बायो सेवर्ट का नियम यूज करना है हमको, अभी करेंगे, लेकिन बायो सेवर्ट का नियम एक अल्पांश के लिए होता है ना, छोटे से अल्पांश। तार में किसी खंड, बीच में कोई खंड ले लिया, उसके लिए बायो सेवर्ट लगाया जाए। लेकिन यहाँ तो एक लंबा सा तार है जिसकी लंबाई हमको परिमित है ना। के ऊपर, तार के ऊपर, तार को थोड़ा सा और बड़ा कर दो ताकि क्लियर रहे चित्र। चित्र क्लियर रखना बहुत जरूरी है। ये एक बिंदु, हम बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे तार के अल्पांश के लिए, तो तार में कहीं छोटा सा अल्पांश मानेंगे। ठीक, तो हम मान लें कि यहाँ पर छोटा सा एक अल्पांश है, ये छोटा सा अल्पांश है, इसकी लंबाई है dl, ये छोटा सा अल्पांश। इस छोटे से अल्पांश के लिए हम P पर चुंबकीय क्षेत्र पहले निकालेंगे। तो छोटे से अल्पांश में ऊपर का जो सिरा है ये वाला, इसको मिला देंगे हम P से, डॉटेड नहीं, पूरा मिला देते हैं। ये हमने मिला दिया। सबको चित्र समझ में आ रहा है? अल्पांश का ऊपरी वाला जो सिरा है इसको भी हमने P से मिला दिया, ऐसे। समझ में आ रहा है? बोलो, ये अल्पांश की लंबाई। अच्छा, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं C और D। ये है C और ये है D, ऊपर वाले A और B और ये C और D। अल्पांश की लंबाई है C, अल्पांश का नाम है CD, उसकी लंबाई कितनी है? dl। इसमें भी तो धारा ऊपर की डायरेक्शन में है, इसकी वजह से बायो सेवर्ट का नियम यूज करके यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। और ये जो अल्पांश है, ये और चुंबकीय, ये बिंदु,
इस अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी को हम स्मॉल आर मान लें। ये स्मॉल आर दूरी है। ये दूरी कितनी है? स्मॉल आर। इधर से इधर तक ये स्मॉल आर दूरी, ये पूरी यहाँ तक दूरी स्मॉल आर है। ठीक, स्मॉल आर बना हुआ है, ये स्मॉल आर दूरी। ठीक है। और क्या होता है बायो सेवर्ट के सूत्र में? धारा होती है, लंबाई होती है ना। अब साइन थीटा भी तो होता है, तो और आर भी होता है, तो आर मैंने यहाँ लिख दिया बीच की दूरी। तो ये हो गया थीटा, ये है थीटा, ये कोण है थीटा। नहीं समझ में आया? बायो सेवर्ट का सूत्र पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हमको इस छोटे से अल्पांश में बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, तभी हम पूरे के लिए निकाल पाएंगे। ठीक, तो छोटे से अल्पांश में बायो सेवर्ट का निकाल, तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए? हमको आई पता होना चाहिए। तो बता तो दिए इसमें धारा आई बह रही है, पहले बता दिए इसमें धारा आई बह रही है। डीएल तो दिया है ना, ये देखो सीधी। साइन थीटा देखो थीटा दिया है, यहाँ साइन थीटा लग जाएगा। आर ये बीच की दूरी आर। जो जो बायो सेवर्ट के नियम में जरूरी होते हैं वो मान मैंने यहाँ लिख नहीं दिए। बताओ, बोलो समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? अब हम इस डी से इस रेखा के ऊपर, सीपी रेखा के ऊपर एक लंब डालेंगे, ऐसे इस तरीके से डी से सीपी रेखा पर लंब डालेंगे। इसका नाम होगा डीई। क्या नाम है ये? डीई। हालांकि ये लंबाई जो है डीएल बहुत छोटी है, बहुत छोटी लंबाई है। ये डीएल जो है अल्पांश है, इसकी लंबाई बहुत छोटी, सुई के नोक से भी छोटी है। इस तार में डीएल की लंबाई जो होती है सुई के नोक से भी छोटी है। ये लंबाई बहुत छोटी है। आई बात समझ में? हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो हमने यहाँ से इसके ऊपर एक लंब डाला, जिसका ये लंब है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, डी ई जो है यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ नीचे लिख दो, डीई सीपी पर लंब है। ये बात लिख दिया मैंने, लंब है। तो दो त्रिभुज यहाँ बन रहे होंगे। कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं बताओ? दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, और एक अंदर छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है? बोलो, सी डी ई एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, ये भी तो समकोण त्रिभुज है। एक बड़ा त्रिभुज यहाँ भी तो बन रहा है, ये वाला डी ई पी। लेकिन इसमें कोण नहीं पता, तो इसका कोण हम ले लेते हैं यहाँ पर डी फाई। ये डी फाई कोण, ये डी फाई है, ये डी फाई कोण ले लिया मैंने इस वाले त्रिभुज में। डी ई पी में छोटा सा है ना, इसलिए डी फाई ले लिया। और इसमें तो थीटा कोण है ही। बोलो, इन दोनों त्रिभुज में हमको साइन लगाना है, साइन। ठीक, तो हम क्या करेंगे? चित्र समझ में आ गया ना? बोलो, चित्र समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज, ठीक, अभी समझ में आ जाएगा डी फाई मैंने क्यों दिया, क्योंकि हम यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो वो कोण हम फाई लेंगे। तो इसी डायरेक्शन में बने हुआ कोण ये भी तो है, तो उसको हमने डी फाई ले लिया। नहीं बात समझ? बड़ा कोण अगर फाई है तो छोटा कोण डी फाई होगा, उसी डायरेक्शन में अगर बन रहा होगा, है कि नहीं? तो हमने डी फाई ले लिया। तो त्रिभुज डी सी ई में ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, इस त्रिभुज में आ जाओ, इस छोटे से त्रिभुज में आ जाओ। त्रिभुज से पहले बायो सेवर्ट का सूत्र लिख लिया जाए, है ना? फंस जाओगे। बायो सेवर्ट अल्पांश, अल्पांश डीएल के कारण, अल्पांश डीएल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने शॉर्ट में लिख दिया, जगह कम है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र, तो हम लिख देंगे ब्रैकेट में बायो सेवर्ट के नियम से। बहुत ही आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं। ठीक, तो बताओ, इस डीएल भी बराबर म्यू नॉट अपान, ये तो होता है फार्मूला ज्योति, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, धारा इसमें आई बह रही है, डी एल अल्पांश की लंबाई डीएल है, साइन थीटा, ये देखो साइन थीटा, और बटे आर स्क्वायर, ये देखो बीच की दूरी आर है। ठीक, इसको कर दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिख दो, क्योंकि डीई जो है वो लंब है सीपी पर, ये लंब का चिन्ह होता है,
डीई लंब है सीपी पर, मैथ में पढ़े होंगे, या हिंदी में लिख दो सीपी पर लंब है, समझ जाओगे ना। हाँ, तो इसलिए त्रिभुज त्रिभुज सी डी ई में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज में आ जाओ, छोटे वाले त्रिभुज में, दिख रहा है छोटा में आ जाओ। इस त्रिभुज में हम साइन थीटा अगर लगा, थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अच्छा, कोण के सामने की भुजा ही तो लंब कहे जाते हैं, तो कोण थीटा है ये, इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो डीई लंब होगी, डीई तो लंब होगी, डीई लंब। और कर्ण कौन होते हैं, त्रिभुज के समकोण में जो समकोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण, समकोण तो ये है ना, 90 डिग्री एंगल यही तो है, इसके सामने की भुजा कर्ण होता है, तो सीडी लंब है, सीडी कर्ण है और ये लंब है ना, तो लंब हो जाएगी डीई, तो डीई बटे कर्ण कौन है, सीडी, सीडी लिख दें, तो सीडी लिख दें। यहां से हमको डीई का मान निकालना है तिरछी गुणा करके, तो जब तिरछी गुणा करोगे इसके नीचे एक मानोगे, तो डी गुणा एक से करोगे कि नहीं करोगे, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हो जाएगी, बोलो, तो ये बन जाएगा सी डी साइन थीटा, और सी डी की जगह हम मान क्या रख सकते हैं, सी डी का मान है कितना, डीएल, तो बराबर में लिख दो डीएल साइन थीटा। आई बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि डीई का मान आ गया, डीई का मान कितना आया, डी बराबर आया डीएल साइन थीटा, आया कि नहीं आया बताओ, डीएल साइन थीटा आया, इसको कर दो समीकरण नंबर 2, ठीक, ये डीएल साइन थीटा आ गया, डी का मान, अब इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, ठीक, डी का मान निकाल लिया मैंने, कितना है डीएल साइन थीटा, यहाँ तो सबको समझ में आया, सब लोग बोलो ज्योति। अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, इधर वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, त्रिभुज, अब त्रिभुज कौन सा है, डीईपी में है, डीईपी में, इस त्रिभुज में आ जाओ, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, तो इसमें ये देखो कोण बना हुआ है ना, इसमें हम लिखेंगे साइन, साइन डी फाई, ये तो कोण है, तो बराबर कितना होगा, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कौन है, डीई, अब दोबारा लंब थोड़ा लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, क्या लिख दिया मैंने, लंब बटा कर्ण, बोलना मत, डीई बटा कर्ण कौन होगा बताओ, समकोण त्रिभुज डीपी, समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने की भुजा, कोण के सामने भुजा, ये 90 अंश का जो कोण उसके सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, बड़ी भुजा को, ये कर्ण। अब यहाँ से डी का मान निकालो, यहाँ से डी का मान निकालो, यहाँ से डी का मान निकालोगे तो कितना मान आएगा। अच्छा एक काम और करो, क्योंकि साइन थीटा जो है ना बहुत, डी फाई का जो मान है ना ये बहुत कम है, फाई बहुत छोटे हैं, सुई के नोक के बराबर, उससे भी छोटे है, इसकी लंबाई बहुत कम होगी, तो इस कोण का मान बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा, है, तो इसका मान बहुत छोटा होने की वजह से जो साइन डी फाई है ना वो लगभग बराबर होगा डी फाई के, नहीं होगा, साइन हट जाएगा, क्यों, क्यों, क्योंकि क्योंकि डी फाई अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, कोण है, इस वजह से, तो जहां पर साइन डी फाई लिखा है वहां खाली डी फाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा डी फाई बराबर डीई अपान डीपी, और यहाँ से अगर हम डीई का मान निकालें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीपी और डी फाई, डीपी डी फाई, बोलो, और डीपी का मान है कितना, डीपी का मान है आर, डीपी का मान कितना है, आर ही तो है, चलो यहाँ लिख दो आर, डीपी का मान है आर, यहाँ भी आर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर डी फाई, आर इंटू डी फाई, इसको कर दो समीकरण नंबर 2 तो बन ही चुका था, ये समीकरण नंबर 3 बन गया ये, ठीक। अब समीकरण नंबर 3 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों तरफ डीई है कि नहीं है, डीई, इस डीई की जगह पे डीएल साइन थीटा लिख सकते हो, इस डीई की जगह, क्योंकि डी बराबर डीएल साइन थीटा, तो समीकरण 2 व 3 से डी हटा दो, यहाँ पे ये डीएल साइन थीटा लगा दो, तो ये बन जाएगा डीएल साइन थीटा बराबर आर डी फाई, समीकरण नंबर 4। अब इसके जो
बायो सेवर्ट के नियम में मान रखने के लिए सारे मान हम निकाल रहे हैं, बना रहे हैं। देखो डीएल साइन थीटा का मान मैंने बना लिया, नहीं बना लिया, इसमें हमको मान रखना है, तो इसके जो भी मान बनेंगे वो हम मान बना रहे हैं। बायो सेवर्ट के सूत्र में मान रखने की तैयारी हो रही है। समझ में आई बात? कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी। हमको डीएल साइन थीटा निकालना, तो देखो हम निकाल लिए त्रिभुज बना करके, क्योंकि इसमें मान रखना है डीएल साइन थीटा। आई बात समझ रहा है? त्रिभुज बी पी क्यू, अब इस बिंदु को क्यू मान लो, ठीक है। अब देखो डी पी क्यू, नीचे वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिखा? सब लोग देखो, ये डी बिंदु है, डी, और ये क्यू है, क्यू है, ये देखो ये इसके ऊपर लंबवत ही तो है, तो 90 डिग्री एंगल है, बनेगा नहीं बनेगा? नीचे 90 ऊपर 90, बोलो, तो ये भी तो समकोण त्रिभुज होगा, बोलो। तो त्रिभुज डी अच्छा मान है पाई, ये पाई है, ये पाई कोण, ठीक। इस नीचे वाले त्रिभुज में पाई कोण है, कोण डी पी क्यू का मान पाई है, डी पी क्यू का मान कितना है? पाई है। तो इसमें लगाओ, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, तो इसमें लगाएंगे cos पाई का मान। cos पाई बराबर कितना होगा? देखो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और cos थीटा कितना होता है? आधार बटेगा, लो चल लिख दे, आधार बटा कर्ण, ठीक। तो अब बताओ, जो कोण के सामने की भुजा होगी वो तो लंब होगी, अब जो बड़ी भुजा होगी, जो 90 अंश के कोण के सामने भुजा होगी वो कर्ण होगी, तो जो दूसरी बच्ची तीसरी वाली वो अपने आप आधार हो जाएगी। तो आधार कौन हुई बताओ? ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार है, क्यूपी आधार हो गए। तो क्यूपी और बटे कर्ण कौन है? डीपी, तो डीपी का, ठीक, बोलो। अब क्यूपी का मान हमको पता है, क्यूपी का मान कितना है? ए, ये देखो लिखा हुआ है, क्यूपी का मान कितना है? ए। तो cos पाई बराबर क्यूपी का मान है ए, और डीपी का मान कितना है बताओ? डीपी का मान आर है, ये देखो लिखा हुआ है, डीपी का मान। बहुत साफ सुथरा चित्र बनाओगे तभी समझ में आएगा। स्मॉल आर का मान, तो आर इधर आ जाएगा, cos पाई नीचे आएगा। देखो स्मॉल आर बराबर कितना आएगा? ए अपॉन cos पाई। देखो बायो सेवर्ट के नियम में मान रखने की तैयारी हो रही नहीं हो, देखो आर का मान निकाला नहीं निकाला, डीएल साइन थीटा का मान ऊपर निकाला नहीं निकाला, ये देखो यहाँ देखो डीएल साइन थीटा का मान निकला है नहीं निकला है? ये निकला है। ऐसे ही देखो मैंने यहाँ पे आर का मान निकाला। बताओ समझ में आ रही बात? जब जहां जरूरत हो समीकरण नाम लिख करके आगे मान रख दो, है कि नहीं? 4 कहाँ है? ये, और 1 कहाँ है? ये है, समीकरण 4 से मान उठाएंगे, इसमें रख देंगे। बायो सेवर्ट में मान रखने जा रहे हैं एक एक करके, समीकरण 4 से मान, समीकरण 4 से मान समीकरण 1 में रख दो। हम 1 में रखने जा रहे हैं, यानी कि इस वाले फार्मूले में, बायो सेवर्ट वाले फार्मूले। तो dB बराबर क्या बनेगा? dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा का मान रखना। ये देखो डीएल साइन थीटा समीकरण 4 में है, इस डीएल साइन थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? आर डी पाई, और बटे नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दो। एक तो मान मैंने रख दिया ना, इसमें देखो ऊपर आर है नीचे आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर से कट नहीं जाएगा? कट जाएगा, तो बचेगा क्या? तो बचेगा डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी पाई बटे, अब मान रखो आर का, हम जल्दी में रख दिए थे, अब मान रखो। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 5 से आर का मान रखने, समीकरण आर को काटना चाहिए था ना पहले, समीकरण 5 से आर का मान रखने पर अब सही। तो डीबी बराबर क्या बनेगा? डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और फिर आई डी पाई बटे आर की जगह पे मान रखना ए अपॉन कॉस पाई, ए अपॉन कॉस पाई, और ये कॉस पाई यहाँ आ जाएगा। तो डीबी बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बन जाएगा आई कॉस पाई पहले लिख लो और डी पाई बाद में लिख लो बटे। इतना समझ में आ गया? आर मैंने हटाया नहीं था यहाँ पे,
इसलिए मैंने मिटा के फिर से लिखा है। आर हटा लो उसके बाद आर का मान रखो, ठीक है, वरना बाद में रखोगे मान तो हटा नहीं मिलेगा ना आर का मान। तो पहले आर हटा लो फिर मान रखो। अब क्या करें बताओ, ये वाले जो सिरे हैं ए बिंदु वाला और बी बिंदु वाला, इस बिंदु से इसको मिला दें, क्योंकि ये परिमित लंबाई है ना, तो हमको सिरे तो पता होंगे ना कहाँ पे होंगे, सिरे तो पता ही होंगे। तो ऊपरी सिरे को हम मिला देंगे इससे, ध्यान से समझना, और नीचे वाले सिरे को भी मिला देंगे ऐसे। और ये जो बीच का लाइन है ये वाली, ये तो सबको पता ही है बीच की लाइन। बोलो अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस बिंदु से जो ऊपरी वाला सिरा है और जो बीच की रेखा है, बीच की दूरी है, ये बिंदु के बीच की दूरी है, बीच की दूरी और ऊपरी वाली जो लाइन है, उनके उनके बीच का कोण कितना बन रहा है। और नीचे नीचे भी तो कोण बन रहा है, इस वाली रेखा और बीच की दूरी के बीच तो कोण बन रहा है। ये दोनों कोण अलग अलग है। ये वाला कोण ये है φ1, कितना बन रहा है φ1, ठीक, φ1, ये φ1 कोण है, ये वाला कोण है φ1। और ऊपर वाला जो कोण बन रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये कोण, इसका मान हमने ले दिया φ2। आई बात समझ में। अब चूंकि ये वाला कोण नीचे की तरफ बन रहा है तो निर्देशांक ज्यामिति में नीचे की तरफ बनने वाले कोण माइनस में होता है, तो ये निगेटिव होगा, कोण माइनस में रहेगा, ठीक। और ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो ऊपर की तरफ। अब हम कोण के मान लिख देंगे, बताओ कोण बी पी क्यू कितना है, बी पी क्यू ये कोण कितना है बताओ φ1। तो लिख देंगे कोण बी पी क्यू बराबर कितना है φ1, तथा तथा ये चीज हमने मान लिया है, माना करके यहाँ लिख सकते हो, माना बी पी क्यू बराबर φ1। और दूसरा कोण कितना मैंने माना है क्यू पी ए पी क्यू भी लिख सकते हो, कोण ए पी क्यू, इसको मैंने कितना माना है φ2 मान लिया, ठीक। इतना समझ में आया, ये कोण मैंने मान लिए, ठीक। क्योंकि जो ये वाला कोण है ये कोण विपरीत दिशा में मापा जा रहा है, यहाँ पे लिख दो क्योंकि φ1 कोण विपरीत दिशा में मापा गया, विपरीत दिशा में मापा गया, इसलिए φ1 कोण जो होगा वो ऋणात्मक होगा, है ना, ऋणात्मक। और φ2 कोण जो बराबर धनात्मक। ये बात यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये माइनस का कोण होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ मापा गया रहा, ये ऊपर की तरफ मापा जा रहा है, आई बात समझ में। तो ये माइनस का कोण होगा, ये देखो मैंने लिख दिया। अब देखो, अब हम पूरे चालक के कारण इस तरह के अल्पांश तो बहुत जगह हो सकते हैं और सबके लिए हम मान भी निकाल लिए। देखो ये मान आया है, हर एक अल्पांश के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ देखो मैंने निकाल लिया है, आया है नहीं आया। तो इस तरीके के बहुत सारे जब अल्पांश होंगे तो पूरे चालक के कारण जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जब निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देता है, एक में मिला देता है। अवकलन जो होता है वो किसी बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में बांट देता है। अवकलन में समाकलन में यही अंतर है कि बड़े बड़े काम को छोटे छोटे भाग में बांट देता है कौन, अवकलन। और समाकलन छोटे छोटी काम को एक बड़े रूप में बता देता है, एक साथ एक में मिला करके। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अल्पांश छोटे छोटे बहुत सारे होंगे ना, हमको पूरे चालक के लिए जब निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन भी तो करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे संपूर्ण चालक, वो उसको हम बी लिख देंगे, है ना, बी बराबर इंटीग्रेशन ये वाला मान, है ना। और लिमिट भी लगेगी इसमें, कहां से कहां तक लिमिट है, φ1 से φ2 कोण के रूप में, यही तो रखेंगे लिमिट। तो लिमिट कौन से लगाएंगे, φ1 नीचे लगाएंगे और φ2 ऊपर लगाएंगे। φ1 देखो ऋणात्मक है, यहाँ माइनस लगा देंगे, आई बात समझ में। अब मान रखो तो b बराबर, क्योंकि φ1 कम है मान तो लोअर लिमिट में जाएगा, अपर लिमिट में मान ज्यादा वाला जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मान बड़ा होगा वही तो ऊपर जाएगा, अपर लिमिट। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट में बड़ा मान जाएगा, लोअर लिमिट में छोटा मान जाएगा। तो यहाँ दोनों में छोटा कौन है, φ1 ही तो माइनस का। अब db का मान रखो तो ये हो जाएगा φ2 और φ1 माइनस का db का मान ये रखो, ये आएगा म्यू नॉट अपान ए। ये d5 को तुम बीच में भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, मतलब ये पढ़े थे लेसन। अब क्या करना, जो कांस्टेंट उसको बाहर करना रहेगा। तो b बराबर
कांस्टेंट कौन है? म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट। और कौन कांस्टेंट है? आई कांस्टेंट है। और बताओ कौन कांस्टेंट है? ए भी तो कांस्टेंट है, ए भी चला गया। बस cos पाई थोड़े कांस्टेंट है, cos पाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस का पाई 1 और ऊपर का पाई 2। बोलो हो जाएगा। अब क्या बचेगा अंदर? cos पाई डी पाई। हमको cos पाई का इंटीग्रेशन करना है विद लिमिट, इस लिमिट के साथ। तो cos पाई का क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ? sin पाई, cos थीटा का sin थीटा होता है। तो cos थीटा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा। और sin थीटा है तो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा। याद रखोगे बात? बोलो। तो यहाँ पे देखो cos थीटा है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin थीटा होगा। आई बात समझ में? तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई अपान ए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा साइन पाई, क्योंकि थीटा थोड़ा है यहाँ पे पाई है ना, तो उसमें पाई रहेगा। अब लिमिट लगाना है तो इसको बड़े ब्रैकेट में से बंद करो और लिमिट लगा दो, पाई 2 ऊपर और माइनस का पाई 1 नीचे। अब ये हट जाएगा डी, ये हट जाएगा, जब इंटीग्रेशन होगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा था, ये हट जाएगा। और ये चिन्ह है ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। अब हमको लिमिट पुट करना है, मैंने सिखाया लिमिट कैसे पुट किया जाता है। देखो यहाँ पाई लिखा है, इसमें पाई कहाँ? ये है ना, पाई की ही जगह पे मान रखना है। सबसे पहले अपर लिमिट रखो, फिर माइनस लगाओ, फिर लोअर लिमिट रखो, ऐसे तो रखा जाता है। तो अपर लिमिट पहले मान रखो। अपर लिमिट में पाई की जगह हम क्या लिखेंगे? पाई 2। पाई की जगह क्या लिखा मैंने? पाई 2। अब माइनस लगाएंगे है। अब हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक। अब लोअर लिमिट का मान लगेंगे तो साइन तो लिखना ही पड़ेगा ना, माइनस का पाई 1 ब्रैकेट लिखोगे। चलो यहाँ ब्रैकेट, अब ठीक है। अब ये साइन जो है, साइन का जो कोण है वो माइनस में है ना, याद रखो साइन माइनस थीटा बराबर किसके हो? साइन थीटा के बराबर। ये वाला माइनस इधर आ जाता है, ये फार्मूला होता है, कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। साइन माइनस, अगर कोण माइनस का है तो वो साइन भी पूरा माइनस का हो जाएगा। ठीक। तो इसीलिए ये यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट करके, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक। क्या हो जाएगा? तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए, और फिर ये हो जाएगा साइन पाई 2, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन पाई 1 हो जाएगा। बोलो ये तो बन जाएगा, ये माइनस का साइन पाई 1 हो गया, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए ब्रैकेट साइन पाई 2 प्लस साइन पाई 1, बीच में प्लस आ गया। देखो आया कि नहीं बताओ? अब चाहो तो साइन पाई 2 को बाद में लिख लो और साइन पाई 1 को पहले लिख लो, क्योंकि पाई 1 है। तो b बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए ब्रैकेट में साइन पाई 1 पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस साइन पाई 2 बाद में लिख लिया मैंने। बोलो। तो ये पूरे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पे आ गया। कहाँ पे? P पर आ गया, जिसमें I क्या है? जो बहने वाली धारा है। A क्या है? ये बीच की दूरी है, ये वाली दूरी लंबवत दूरी है ना। और साइन तो पता ही है होता है। पाई 1 क्या है? पाई 1 ऊपर की दिशा में बनने वाला कोण है, ये वाला कोण है। नीचे की दिशा में बनने वाला कोण है ये वाला। बोलो। ये बीच की दूरी के नीचे की तरफ बनने वाला, नीचे के सिरे से बनने वाला कोण है। फाइव 2 क्या है? ऊपरी सिरे से बनने वाला कोण है। आई बात समझ में? बोलो। तो ये आ गया। मात्रक तो सबको पता ही है, जल्दी से उतारो। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ जरूर लेना। क्षेत्र का मान तो निकल गया, इस पॉइंट पर ये होता है मान b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। लेकिन अगर यहाँ पे दिशा कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? मैंने 3 तरीके बताए, कोई भी नियम लगा दो। ये पेज का नियम लगा दो है, या मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगा दो। अंगूठे का नियम क्या है कि अगर चालक कार है ना, धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे तो हमारी उंगलियां जिधर मुड़ने की दिशा में होंगी वही दिशा होगी। तो देखो हमारी उंगलियां किस तरफ मुड़ रही हैं? अंदर की तरफ। देखो ऐसे ऐसे पकड़ेंगे ऐसे, तो उंगलियां हमारी देखो ऐसे अंदर की तरफ मुड़ रही है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी? बोर्ड के तल के अंदर की तरफ, तुम्हारे कॉपी के तल के अंदर की तरफ।
है ना। अगर मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम लगाओगे तो पेंचकस को अगर हम ऐसे कसेंगे तो हमारा अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, देखो जा रहा है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे लिख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब कुछ विशेष स्थितियां हैं, उनको भी देख लो। विशेष स्थितियां नंबर 1, विशेष स्थितियां इसमें 2 हैं। एक विशेष स्थिति ये है कि मान लो ये चालक तार जो है ये अनंत लंबाई तक गया हो, चालक तार अनंत लंबाई तक गया हो, तार जो है ऊपर का सिरा और नीचे की तरफ हमको पता ही ना हो कितना है। यदि चालक बिंदु P लंबाई अनंत लंबाई तक जाता है, तक जाता है, ठीक है। मतलब ये चालक तार है, ये इधर अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, और यहाँ बिंदु P है। बोलो, ये बिंदु P है। तो ये अनंत जब जाएगा तो जो ये वाला कोण बनाया था, ये जो कोण बने थे, इनके मान कितने हो जाएंगे। ये φ1 है और ये φ2 थे, माइनस का ये था। तो ये वाला जो कोण होगा ये जब अनंत पे जाएगा तो ये कोण बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। बोलो, लगभग ये वाली रेखा ऐसे सीधी हो जाएगी, हो जाएगी। अनंत का मतलब हमको पता नहीं, बहुत ज्यादा दूरी होगी। तो ये वाली जो लाइन होगी ये बिल्कुल सीधी नहीं हो जाएगी। बताओ तो कोण कितना हो जाएगा, ये θ2 का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश, θ1 का भी मान 90 हो जाएगा। मतलब ये रेखा इन दोनों रेखाओं के समांतर हो जाएगी। सही बात समझ गए भाई। ये अनंत पे चला जाएगा तो ये वाली जो भुजा होगी ये बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, तो यहाँ से तो ये बिल्कुल खड़ी नजर आएगी। तो यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। वही हाल नीचे भी होगा। थीटा φ1 और φ2 दोनों के मान क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इसलिए लिखोगे φ1 बराबर φ2 बराबर 90 अंश होगा। में रखेंगे कौन सा सूत्र में, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2 में जब मान रखेंगे तो b बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए, यहाँ साइन 90 आएगा। बोलो, और फिर साइन 90 आएगा। बोलो, और साइन 90 का मान कितना होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। साइन 90 का मान 1, 1 प्लस 1, दोनों में 1 1 आएगा। तो 1 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये जो 2 बनेगा ना 2 आई अपान न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये सूत्र लगेगा अगर अनंत लंबाई का चालक तार है और उससे कुछ दूरी पर यानी a दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा अनंत लंबाई के लिए। परिमित लंबाई के लिए ये फार्मूला लगेगा, ये वाला। ये परिमित लंबाई के लिए, इसकी लंबाई इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। इनफाइनाइट के लिए ये लगेगा, फाइनाइट के लिए ये लगेगा। तो पहले इससे समझ में आई। एक स्थिति और देख लो छोटी सी, फिर उतारो और यार। यदि बिंदु P तक के सिरे A के समीप हो, A के समीप हो, समीप हो, कौन सा, ये वाला सिरा, इससे समीप हो, ये दूरी कम हो, तथा चालक से A दूरी पर हो, दूरी पर हो, तो φ1 बराबर ये वाला जो मान है, ये वाला, ये लगभग 90 के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये वाला मान ये 90 के बराबर हो जाएगा लगभग में। तो ये हो जाएगा लगभग 90 अंश के बराबर। φ2 बराबर 0 हो जाएगा जब ये बहुत समीप होगा। तो ये जो कोण होगा, ये वाला कोण, ये लगभग 0 हो जाएगा, ये वाला कोण 0 हो जाएगा। ये दूरी जब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों के मान जब यहाँ रखोगे, इसमें मान रखोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए ब्रैकेट साइन φ1 का मान 90 और इसका मान 0, तो साइन 0। तो b बराबर बन जाएगा म्यू नॉट अपान 4 आई अपान ए, इसका मान 1 होगा, 1 और प्लस 0, ये तो होगा। तो ये मान हट जाएंगे क्योंकि इसका मान 1 ही तो आएगा, कुल मिला के यही मान आएगा न्यूटन प्रति
एम्पियर मीटर। ठीक, यदि फाई 1 का मान 90 हो, फाई 2 का मान 0 होगा तो ये सूत्र लगेगा, दोनों के मान 90 होंगे तो ये सूत्र लगेगा, दोनों के मान कुछ दिए होंगे तो ये सूत्र लगेगा। आई बात समझ में? अब उतारो आराम से।